नमस्कार, नेशन वन के खास कार्यक्रम बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लिली और आज हमारे साथ देहरादून की विंग कमांडर अनुपमा जोशी हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या विशेष उन्होंने किया है जो आज हम उन्हें बातों बातों कार्यक्रम में आपसे मिलवाने लाए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुपमा हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, माय प्लेजर। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपके बीच हूँ और अपनी लाइफ जर्नी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सबसे पहले लाइफ जर्नी की आपने बात की है, तो आपकी जो लाइफ की शुरुआती दौर है उनके बारे में आप कुछ बताएं हमें। बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं शायद कॉलेज से चालू करूँगी कि मैंने अपने ग्रेजुएशन शिमला से की। उससे पहले मेरे फादर सिविल सर्वेंट थे, फॉरेस्ट सर्विसेज में थे। तो जहाँ जहाँ वो पोस्टेड रहते थे उनके साथ मैं रही। तो मैंने बहुत जैसे होता है ना, घाट घाट का पानी पिया हुआ है। शायद उससे भी आगे जाके मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जितनी जगह पे रहते हैं, जहाँ जहाँ ट्रैवल करते हैं, उससे आपकी एक पर्सनालिटी को भी बहुत फ़ायदा होता है। आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, एम्बाइब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं जगह जगह पे रह के, और वो पर्सनालिटी इनहैंस होती है उससे। एग्जैक्टली। और आप वो सब चीज़ें अपनी आगे की ज़िंदगी में शायद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रही बात बचपन की, तो मेरे फादर के साथ में रही। वो मध्य प्रदेश काडर के थे, पर मैंने शिमला में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वन प्लेस जो थी जो आपको एक क्वेश्चनिंग सिखाती है। मतलब वहाँ पे आपकी इस तरह की ग्रोथ होती है कि वहाँ पे आपको इतना ओपन माइंडेड एटमॉस्फेयर मिलता है कि आप हर चीज़ को प्रश्न कर सकें। आप वहाँ पे आपको अपने ये नहीं कि आपको एक सेट पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है, उसी को फॉलो करना है। वहाँ पे आपको एक ये भी किसी को सिखाया नहीं जाता है, बट वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि आप हाँ। सो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब मैं अपनी एमफिल कर रही थी, तभी इन सरकार ने ये निकाला था कि 1992 की बात है कि पहली बार वो महिलाओं को फ़ौज में भर्ती करेंगे। तो मेरे लिए बड़ा ही एक्साइटिंग थॉट था जब मैंने पढ़ा कि ये पहली बार हो रहा है, तो व्हाई नॉट अप्लाई एंड पायनियर एंड रेस्ट एज दिस सेज हिस्ट्री। मैंने तब अपनी एप्लीकेशन डाली और उसके बाद अब यहाँ हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पहली बार ही सरकार ने वो निकाला कि महिलाओं के लिए आर्म फोर्सेस खुलने वाली हैं, तो आप उसमें पहली बार आपने जो है उसको भरा और आपका चयन भी हो गया। तो आर्म फोर्सेस में जाने के लिए आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको प्रेरित किया? ये आप भी सब हम जानते हैं कि उस ज़माने में औरतें फ़ौज में नहीं थी, तो पहली बार ये मौका आ रहा था। तो शायद मैं ये नहीं कहूँगी कि बचपन से ही मुझे ये था कि मुझे फ़ौज में जाना है, पर हाँ ये बात ज़रूर थी कि मुझे वर्दी पहनने का बहुत शौक़ था। तो जैसे बाकी लड़कियां होती थी, उनको ग्लैमर रोल करने का या ड्रेसअप होने का शौक़ होता था। मेरा बिल्कुल ये था कि हर बार डी ग्लैमराइज वर्दी पहनूं। और मैं तो वर्दी पहनने का जो शौक़ आप बात कर रहे हैं, वर्दी पहनने का मुझे शौक़ था, ये वर्दी पहनने का शौक़ आपको कहाँ से मिला? बड़ा स्ट्रेंजली है कि मैं बहुत ज़्यादा वॉर फिल्म्स देखती थी जब मैं छोटी थी। स्कूल में और कॉलेजेस में थे तो हम ये वेस्टर्न वॉर मूवीज़ बहुत देखते थे, और जिसमें ये एक स्ट्रगल होता था, आप अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं और एक स्पाई एजेंट हैं। सो कई बार बचपन में तो स्पाई एजेंट होने का मतलब एक वो रहता है कि सीक्रेट एजेंट बन जाओगे आप। पर वॉर मूवीज़ देख के ऑफ कोर्स जब आप टॉप गन कहते हैं कि टॉप गन ने बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है, मैं उनमें से शायद मैं भी हूँ। टॉप गन तो नहीं बन पाए, पर हाँ ये था कि किसी ऐसे एक इंस्टीट्यूट में रहो जो जहाँ पे डिसिप्लिन हो, यूनिफॉर्म हो। बहुत सारी फिल्में हैं जिनको देख के शायद उस टाइम पे बहुत मन करता था। और किस्मत की बात यह है कि जब हम उस मुकाम पे थे तो सरकार ने दरवाजे भी खोल दिए। शायद उसके बाद होता 2-4 साल बाद होता तो शायद हमारा टाइम निकल गया होता। तो आपने सही समय पर सही जगह निशाना मारा और उसको चूका नहीं, और आपको भगवान ने उसमें सफलता भी दी। ये आपकी किस्मत भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका चयन हो गया, उसके बाद की क्या प्रक्रिया रही? और ट्रेनिंग के दौरान क्योंकि महिलाएं उस समय नहीं थी आर्म फोर्सेस में, तो किस तरह की ट्रेनिंग थी और किस तरीके से आपने उसको आगे बढ़ाया? क्योंकि एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग तो हमने देखी है, तो क्या उससे कुछ जुदा थी या क्या था, ये आपसे जानना था। अरे एनसीसी कैडेट की ट्रेनिंग कह सकते हैं कि जो आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग का एक दिन
के बराबर है पूरी ट्रेनिंग अगर आप उसको तुलना करी जाए। तो जब पहली बार हम लोग गए तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक तो ट्रेनिंग थी, तो एक ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट थी, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद डुंडिगल है, जहाँ पे सारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, तो हमें भी वहीं भेजा गया। तो जब हम नए थे, महिलाएं पहली बार गई थी, तो एयरफोर्स भी थोड़ा प्लान नहीं थी उस रूप से, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि यूनिफॉर्म क्या करें। पहले जब हम गए तो हम लोग कम से कम 6-7 दिन तक हमारे यूनिफॉर्म नहीं डिसाइड हो पा रही थी कि हम वही यूनिफॉर्म पहने जैसे कि मेन पहनते हैं, कि सलवार कमीज़ होना चाहिए, कि मतलब प्लानिंग ही नहीं हो पा रही थी। पर हाँ, 7-8 दिन में हमसे भी बात की गई अथॉरिटीज़ ने कि विल यू बी कंफर्टेबल एंड ऑल। पर उस ज़माना ऐसा है कि लड़कियां शर्ट पैंट पहनती है, ऐसा तो कोई था नहीं कि हम को उसको पहनने में। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरा ये था कि जो हमारा करिकुलम होता है पूरा, सुबह उठ के एक हेल्थ रन होती है, उसमें आपको दौड़ना पड़ता है, फिर आपकी परेड होती है, क्रॉस कंट्री, हाँ क्रॉस कंट्रीज दूसरे टर्म में आती है, 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है। पर रोज़ सुबह एक हेल्थ रन होती है, उसमें रोज़ सुबह दौड़ना पड़ता है, और आप शॉर्ट्स पहन के दौड़ रहे हैं, सारे मेल ऑफिसर्स भी हैं। तो हमें तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर मेल जो कैडेट्स हैं, ऑफिसर तो नहीं थे, जो ऑफिसर बनने के लिए थे, जो कैडेट्स थे, उनके लिए बहुत अजीब और गरीब था। जब हम नई चीज़ थी, क्योंकि जब हम उनसे बाद में जब फ्रेंडली हो गए, और उनको भी ये लगता था कि पहले वो जब एकेडमी में थे तो इतना बोलते हैं मौसम बदल गया था और उस टाइम ये था कि क्योंकि हम लोग पहली बार गए थे, तो खाने पे भी बहुत ज़ोर डाला गया, क्योंकि पहली बार महिलाएं जा रही थी। तो अथॉरिटीज़ को ये था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि एक भी लड़की छोड़ के जाए, क्योंकि वही होगा कि मीडिया में, हाँ, कि मीडिया में ये आ जाएगा कि अरे ये लड़कियां पूरा ट्रेनिंग नहीं कर पाई, और हाउ न्यूज़ बन जाती है। तो हर तरह से हम लोगों को एडजस्टमेंट के लिए रखा गया। पर ट्रेनिंग में मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं भी हमें कोई कंसेशन नहीं दिया गया। तो हम आर्म्स ड्रिल हो, चाहे हमारी क्रॉस कंट्रीज़ हो, चाहे हेल्थ रन हो, जो हमारी परेड थी, स्पोर्ट्स इवेंट्स थी, उसमें वो हमें बाकायदा तौर पे पूरी जैसे बाकी लोग सब करते थे, वो हमने किया। सो दिन चालू होता था सुबह 4:30 बजे, और हम जब तक सोते थे कम से कम 11 बज चुके होते थे। तो पूरी तरह थक चुके होते होंगे, पता ही नहीं चलता था कि समय कहाँ गया और क्या। तो कितने समय की ट्रेनिंग आपने की? पूरा 1 साल का ट्रेनिंग होता है, सबकी ट्रेनिंग करी, उसके बाद आपको कमीशन मिला होगा। हाँ जी। तो जब आप पायलट बनी, तो एज एन ऑफिसर जब आप निकली हैं, तो जो मेल ऑफिसर्स थे उनके रिएक्शंस किस तरह के थे, ये जानना चाहेंगे आपसे। तो बड़ी अजीब सी बात है, ये मैं बहुत जगह कह चुकी हूँ कि जब मैं पहली बार गई तो मेरी पहली पोस्टिंग थी बरोडा। तो बरोडा में मैं अकेली महिला थी, और 3,500 अफसर और जवान, जैसे कहते हैं हमारा पीपल बिलो ऑफिसर रैंक, PBOR कहते हैं एयरफोर्स में, पूरा स्टेशन था। तो जहाँ भी तुम जाओ तो सब लोग तुम लोगों का मुझे ऐसे ऐसे देखते थे कि पता नहीं कोई अजूबा सा आ गया है। मैं ऑफिस में बैठती थी तो लोग निकलते थे तो वापस आके डोर से देखते थे ये कौन है, कौन बैठा है। तो उसके सबको पता था कि वुमन इंडक्ट हुई हैं, वहाँ पे आई हैं, तो सबकी नज़र तुम पे थी। लोगों को लगता है कि कितनी, मतलब कई बार लगता है कि ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि लोग तुम इतने अंडर सबकी आइज़ में हो। पर इसका ना एक बहुत ख़तरनाक प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कुछ तुम गलती ना करो। सो मेल ऑफिसर्स भी पहले तो झिझकते थे, उनको भी बड़ी बताया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल कंफर्टेबल रखना चाहिए, कहीं कुछ हो जाएगा तो नाम बदनाम, हाँ, मतलब फोर्सेस का नाम बदनाम होगा। सो सब बड़े केयरफुल रहते थे। डाइनिंग हॉल में मैं घुसती थी, सब लोग हाँ हो कर रहे थे, जैसे ही मैं जाती थी सब लोग चुपचाप अपना खाना खा रहे थे, डिसिप्लिन। और मुझे ऐसे मतलब देखते थे, कोई ज़्यादा लोग आगे आके इतनी बात नहीं करते, बट हाँ देयर वाज एन हेजिटेशन। पर धीरे धीरे 1-2 महीने में बातचीत होने लगी, रोमांस भी हुआ मेरा फिर उसके बाद। सो वो अलग कहानी है, बट बिल्कुल वहीं पे रोमांस हुआ, ना मैरिड टू हिम। तो लाइफ मतलब ही वॉज वेरी हेल्पफुल। वही समझ पाते थे कि कितनी मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, कितना डिस्कम्फर्ट है कि मैं अकेले पूरा दिन आप अकेले रहो, कोई आपके साथ दोस्त नहीं है। तो वो जो लोनलीनेस और सॉलिट्यूड का एक टाइम निकला मेरा, बट आई थिंक वो भी सहारा मिल गया। हाँ, वो भी निकल गया।
जो विमेंस के लिए कमीशन था वो जिस वक्त आपने ज्वाइन किया था शॉर्ट सर्विस कमीशन था, लेकिन आज की जो महिलाएं हैं उनके लिए तो पूरे दरवाजे आपने खोल दिए हैं। वो जो आपकी कहानी रही है संघर्ष की, महिलाओं के अधिकारों के लिए आपने कमीशन में रहते हुए लड़ाई करी कि महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन क्यों है, तो वो पूरी कहानी हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे, जो कि आपको बिल्कुल अलग करती है और ऑफिसर्स से। तो इसके लिए मैं हरदम ये कहना चाहूँगी कि जब हमें इंडक्ट किया गया, फ़ौज में लिया गया, तो उन्होंने बोला कि औरतें सिर्फ 5 साल के लिए काम कर सकती हैं। तो जब हम 4 साल काम किया तो हम लोग भी उस समय, आपको जहन में ये नहीं रहता कि अरे 5 साल पहली बार एयरफोर्स ने खोला है तो आप सीधे चले गए, मतलब इतना आदमी कैलकुलेट नहीं करता। पर जब देखा कि उन्होंने बोला कि 5 साल तक करें, और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो बोलते कि 5 साल है तो ये तो मुझे सोचना चाहिए था, मैं ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ब्लेम करना चाहूँगी, बट ये था कि 5 साल उन्होंने पहले बोला कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे इनको लिया गया है। फिर ये हुआ कि जब हम 4 साल कंप्लीट कर रहे थे तो मैंने एक एप्लीकेशन डाली कि आपके मन में ये ख्याल जो आपने बोला एप्लीकेशन डाली, वो सिर्फ आप ही ने क्यों डाली, और बहुत सारे आपके साथ और भी महिला अधिकारी रही होंगी, पायलट्स रही होंगी, जिनके अंदर भी वो सब चीजें रही होंगी, लेकिन आप में क्या वो नेतृत्व की क्षमता थी इसलिए आपने वो काम किया शुरू में, या फिर क्या था वो? हाँ, शुरू में तो जब मैंने वो डाली तो हम लोगों ने आपस में, अलग अलग पोस्टेड थे तो हम लोगों ने आपस में बात की, तो किसी ने बोला कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमें ये बताया जा रहा है, तो यू नो हाउ कॉन्वर्सेशंस चल रही थी कि शायद आएगा नहीं आएगा। तो मेरा यही कहना था कि एक बार लिखित में तो डाल ही देते हैं, फिर देखा जाएगा। उस टाइम ऐसा कोई माइंड में कोई प्लान करके नहीं चलता कि मैं कोई लीडर हूँ और ये हो, पर एक होता है जो लीडरशिप का इनिशिएटिव होता है। शायद कॉमन आदमी और लीडर में शायद सिर्फ यही फ़र्क होता है कि आप कुछ इनिशिएटिव लेते हो, और उस इनिशिएटिव, और ये बात भी मैं शुरू में ही कहना चाहूँगी कि कई बार लीडर का भी रोल ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस चीज़ के लिए लीडरशिप की है उस चीज़ से सिर्फ आप ही का फ़ायदा हो सकता है कि आम लोगों का फ़ायदा हो। हमने एक किताब पढ़ी थी, सुनजू एक हैं, चाइनीज़ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट होते थे, वो हरदम यही कहते थे कि हरदम अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप करते हैं उसको ग्रुप के रूप में अगर आप उसका फ़ायदा देख रहे हैं तो उसमें आपकी ज़रूर जीत होगी। इंडिविजुअली अगर आप सोच रहे हैं तो शायद ना हो। खैर ये सब तो मैंने उस वक्त स्ट्रैटेजाइज नहीं किया था और सोचा नहीं था, मैं तो अपनी तरह से चल रही थी कि 4 साल हुए तो मैंने एक एप्लीकेशन डाली कि आगे क्या, मतलब कि आपको उस समय आपको अपनी क्षमताओं के बारे में पता था कि आप तो अभी बिल्कुल ठीक हैं फिजिकली, 4 साल, तो आपको लगा कि इसको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। शायद उस वक्त आपके दिमाग में यही रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था कि अब 4 साल अच्छे से चलेंगे, आगे क्या है, मतलब कम से कम पता तो चले कि व्हाट नेक्स्ट। तो कोई चिट्ठी कुछ नहीं वापस आया, हमारे को कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। सडनली 4.5 पौने 5 साल जब कंप्लीट होने वाले थे, एक लेटर आ गया कि आपको 4 साल का एक्सटेंशन दे दिया। अच्छा, एक छोटी सी जीत आपको। हाँ, मतलब वो शायद मेरी एप्लीकेशन से नहीं रही हो, पर वो किसी और की इनएफिशिएंसी की वजह से शायद रही हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई ये डिसीजन नहीं लेना चाह रहा, तो उन्होंने बोला कि चलो 4 साल के लिए और दे दो। तो हमारी भी ज़िंदगी चल रही थी, शादी हो चुकी थी, बच्चा हो गया, तो आप भी बिजी हो जाते हो, 1-2 साल उसी में निकल गए। फिर जब हमारा एक्सटेंशन पीरियड ख़त्म होने वाला था, फिर मैंने बोला कि अब आगे क्या है, व्हाट इज़ द थिंग। फिर मैंने एक एप्लीकेशन डाली, फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि ये ट्राई सर्विस इशू है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, इन तीनों का डिसीजन लिया जाएगा, ये एयरफोर्स के हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। टाइम निकलता जा रहा था कि आगे क्या होगा, और ये था कि तब तक कंसिडरेबल टाइम हम फौज में रह चुके थे, तो ऐसा नहीं था कि जो भी डिसीजन उनको लेना था वो ले सकते थे। ऐसा नहीं था कि कोई नहीं, सडनली हम 1 साल ही हुआ है अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा है औरतें कैसे कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। तो ये जब हुआ उसके बाद मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने रिक्वेस्ट मांगी, इंटरव्यू हमारा होता है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनसे मैंने एक इंटरव्यू मांगा कि मैं अपना पॉइंट उनको रख सकूं। तो एनीवे मुझे इंटरव्यू दिया गया, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि टाइम लगेगा, ये तो 3 सर्विस का है, डिफेंस मिनिस्ट्री में जाएगा। कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। फिर 1 साल निकल गया, फिर मैंने डाला। बाय देन ये हमारा टाइम ख़त्म होने वाला था, एज आई टोल्ड यू। फिर सडनली ये हुआ कि
एक्सटेंशन मिल गया, फिर एक्सटेंशन मिल गया। सो फिर कितने टाइम का एक्सटेंशन मिला था? टोटल हमें मिला था, मतलब सब कुछ मिला के 15 ईयर्स, तो 5 + 4 + 6। फिर उन्होंने बोला कि 6 साल का एक्सटेंशन, तो वो ये है कि चलो 6 साल तक अभी देखा जाएगा, सबका ये होता है ना कि 6 साल में भी तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ज़्यादातर एंड में अगर तक पहुँचो तो फिर यही एडहॉकिज्म चलेगा। क्योंकि एक समझने वाली बात ये भी है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपका जो स्टेटस है ना वो बाकियों के जैसा नहीं था। तो कई चीज़ें थी जो हमको अलाउड नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल कई कोर्सेज होते हैं जो आप करो, उस कोर्स करने से आप कमांड कर सकते हो, उस कोर्सेज करने से आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। वो विमेंस के लिए नहीं, वो शॉर्ट सर्विस वालों के लिए नहीं था कि शॉर्ट सर्विस वाले वो कर नहीं सकते। तो हम तो ये कह रहे थे भैया हम तो नहीं बोल रहे ना कि हमको शॉर्ट सर्विस, आप हमें परमानेंट दो और हम कोर्स करेंगे। आप हमें डिप्राइव करें, एक तरफ आप बोल रहे हैं हम नहीं देंगे, और हम नहीं देंगे और हम कोर्स भी नहीं करने देंगे। सो मतलब आपको डबल, क्योंकि जब तक आप 15 साल तक पहुंचोगे, फिर अगर मैं बोलूँगी कि आपने मुझे कमांडिंग ऑफिसर क्यों नहीं बताया, बोलते अब तो आपका टाइम निकल गया। पर मेरा टाइम क्यों निकला? क्योंकि आपने मुझे कोर्स नहीं करने दिया। सो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें थी, वो तब चलने लगी कि अब आगे क्या है। मतलब आप करियर देख रहे हैं ना, आप वहाँ पे कोई यू आर नॉट, आपने फौज ऐसी नहीं ज्वाइन की खेल, मजाक के लिए नहीं की है, आप भी करियर पर्सन हो। एंड मेरा करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसा किसी आदमी का है। मैं ये सोचती थी कि मुझे सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है। कोई मैं ऐसे ही थोड़ा ना कि थोड़े दिन के लिए ऐसे ही मज़े करने के लिए 10-15 साल करो और निकल जाओ, ऐसे करने के लिए नहीं गए थे। इट इज़ अ थॉट थ्रू प्रोसेस। सो एनीवेज जब ये हुआ, जब 6 साल का था, फिर मैंने फिर एक एप्लीकेशन डाली। फिर तब तक नए चीफ आ चुके थे, तो कम से कम मैं टोटल अपने उसमें 3 चीफ, इतने तो अगर मैं कितने लोगों से मिली और क्या 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 बताऊंगी तो मेरा आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि मैं 3 चीफ से मिली। उन्होंने फिर वहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो मैंने एक एप्लीकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डाली, जिसका भी जवाब नहीं आया। फिर मैंने RTI का इस्तेमाल किया। RTI में भी उन्होंने बोला कि ये ह्यूमन रिसोर्स जो आर्म फोर्सेस में है ये RTI के अंतर्गत नहीं आते, तो उसकी भी एप्लीकेशन वापस आ गई। पर आप ये सोचिए कि मैं नौकरी में रहते हुए, मेरा एक छोटा बच्चा, उस वक्त मैं बस इसी काम में मैं लगी हुई थी। सो आधा आपका पूरा मेरा ऑफिस के बाद जो काम था ना वो इसी में चला था। मैंने रिसर्च किया, मैंने बहुत ओवर द नेट और किताब, फ्रेंड्स लोगों से पता किया कि बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है, व्हाट इज़ द पॉलिसी इन अदर कंट्रीज अबाउट वुमेन। क्यूरियोसिटी थी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि, और पता नहीं शायद एक अंदरूनी चीज़ होती है, पता नहीं सब में होती है कि नहीं। मुझे यही था कि वाई नॉट, कि ये क्यों नहीं दिया जा रहा है, या तो कोई एक रीज़न हो या कोई वो हो कि भाई इसलिए नहीं दिया जा रहा, कोई आंसर होना चाहिए। वो आप जानने की कोशिश में वहाँ तक पहुँच गए। हाँ, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बस नहीं दे रहे हैं, पर अरे नहीं दे रहे थे, व्हाट इज़ द रीज़न, गिव मी अ लॉजिकल रीज़न। सो ये चलता रहा। उसके बाद वो 15 साल भी एक्चुअली पास आने लग रहे थे, तो मेरी तब तक 6-7 एप्लीकेशन में डाल चुकी थी और सबसे इंटरव्यू मांग चुकी थी। और फिर मुझे लगा कि ये इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। तो फाइनली मैंने जाके दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पिटीशन फाइल किया। बहुत रेयर होता है कि आप सर्विस में हो और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, वो भी फौज में, मतलब बहुत ही मुश्किल था। मैं कहना बहुत आसान है इस वक्त, पर उस टाइम इतना प्रेशर रहता है, लोगों ने बहुत करा, तुम्हारे हस्बैंड भी फौज में है, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट तुम इतना बड़ा स्टेप ले रही हो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तुम अकेले कैसे लड़ोगी। मेरे अंदर तो ये था कि मुझे एक आंसर दे दिया जाए और लॉजिकल आंसर दे दिया जाए, देयर इज नथिंग एंड आई एम नॉट। और हम हरदम ये क्यों सोचते हैं कि अगर हम आंसर सीख कर रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं, इसमें ये कोई लड़ाई नहीं है, ये तो आप की कुछ पॉलिसी है। मैंने क्वेश्चन किया आपकी पॉलिसी का, आप मुझे बता दीजिए इसमें कोई और हमारी कंट्री है, हमारी फौज है, हम सिटीजन हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दायित्व में काम कर रहे हैं, हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता था कि जितने लोग मुझे ये सब बोलते थे मैं उनको यही जवाब देती थी कि ऐसा बताओ कि मैं कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रही हूँ, तो मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। सो एनीवेज मैंने जब दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली, बहुत ही सिंपल पिटीशन, मैंने जो बोलते हैं प्रेयर वाज दैट आई शुड बी गिवन परमानेंट प्लेस इन आर्म्ड फोर्सेज ऑन बेसिस ऑफ माई एफिशिएंसी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माई जेंडर। अगर मैं एफिशिएंट हूँ तो आप मुझे रखिए, अगर मैं एफिशिएंट नहीं हूँ तो मुझे बोल दीजिए कि चले जाओ, चाहे वो पर अगर जिस दिन मुझे, चाहे वो लड़की हो, पर अगर आप मुझे बोल रहे हैं जाने के लिए तो आपको जितने और इनएफिशिएंट लोग मेरे साथ के हैं उनको भी बोलिए। तो जेंडर के इशू पे मत जाइए, एफिशिएंसी पे चलिए आप।
फौज में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपकी जो एनुअल अप्रेजल होता है, जो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होती है ना, वो रिटन फॉर्म में आपके पास आती हैं। तो उसमें आपके पास ये आता है कि आपका जो ग्रुप है, आपका जो बैच है, आप उसमें कहाँ स्टैंड करते हो, उसका एवरेज कहाँ है, आपका एवरेज कहाँ है और बाकियों का एवरेज कहाँ है। तो उसमें वेरी क्लियर था कि उस एवरेज में मैं सबसे ऊपर थी। वो अपने आप ही दिखा रहा था कि बैच एवरेज 7.8, इंडिविजुअल्स थिंग 7.8, तो दिख ही रहा था कि मेरा सबसे ऊपर है। तो मुझे पता था कि मेरे बैच में जो मेन है उनसे भी मैं आगे हूँ। तो दैट वाज वन ऑफ माय वन ऑफ माय मिनी एनेक्शर्स जो मैंने जब केस फाइल किया, कि आपको ये दिख रहा है कि प्रूफ कर रहा है ये कि मैं बहुत लोगों से आगे हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बाकियों को भी निकालो, पर मुझे क्यों नहीं रख रहे हैं आप, ये मुझे दिस इज़ द आंसर आई एम सीकिंग। आप ये मुझे दीजिए। 3 साल तक ये दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला। और आप अपनी फौज में? हाँ, मैं तब तक थी, पर आखिरी में 1.5 साल जब केस के आखिरी 2 साल में, तब तक मेरे वो 15 साल ख़त्म हो चुके थे। तो हम फौज से बाहर आ चुके थे जब तक केस वाज ऑलरेडी इन द कोर्ट। तो जब मैं फौज से बाहर आई तब मैं ये केस लड़ती रही। और ड्यूरिंग द केस ऑल्सो ऐसा नहीं था कि मैंने छोड़ दिया। मैंने इतने लोगों से कोशिश की, लोगों ने बोला कि विमेन लॉयर्स के पास जाओ, वो तुमको हेल्प करेंगी, दे विल रिप्रेजेंट यू, और वो तुम्हारे लिए लड़ेंगी तो केस में ज़्यादा दम आ जाएगा। मैं राम जेठमलानी तक के घर गई। पर मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि आई एम सो सॉरी कि ये सब लोग जो बोलते हैं ना कि विमेन के लिए लड़ेंगे और वो करेंगे, मुझे कहीं से नहीं मिले, मुझे किसी से हेल्प नहीं मिली। ये ग्राउंड रियलिटी आप बता रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं कितने सुप्रीम कोर्ट की बहुत नामी गामी लॉयर्स हैं, उनके ऑफिसेज में गई, उनसे मिली मैं पर्सनली। 3 मेन जो विमेन लॉयर्स हैं, बट कहीं से मुझे हेल्प नहीं मिला। तो आपने कहा कहीं से आपको हेल्प नहीं मिली, लेकिन कोर्ट में आखिर में आपकी जीत हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? वही है कि जुडिशल सिस्टम पे जो विश्वास था वो पूरा हुआ। बीच में तो 1-2 बार मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की उसको पेश करने की, पर हमारे में काबिलियत नहीं है, हमें लॉज नहीं पता हैं, हमें सिर्फ फैक्ट्स पता थे। पर आई मस्ट से कि जो जजेस थे, दे अंडरस्टूड कि हमारी ट्रेनिंग एक साथ हुई। हमारे साथ ऐसा था कि आप अगर मेल है, मैं फीमेल हूँ, तो हम दोनों एकेडमी में एक ही दिन जाते हैं, एक ही क्लास में अटेंड करते हैं, सुबह से शाम तक हमारा सेम ट्रेनिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। पर जिस दिन हम पास आउट हो रहे हैं, आप परमानेंट बन के निकल रहे हैं क्योंकि आप आदमी हैं, मैं शॉर्ट सर्विस बन के निकल रही हूँ क्योंकि मैं औरत हूँ। दैट इज़ टोटल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बहुत ही ओपनली वो डिस्क्रिमिनेशन था। तो आई थिंक कि इंडियन हैट्स ऑफ टू द जुडिशरी। छोड़ चुकी थी। हाँ जी, मैं तब उसके बाद ये डिसीजन आया 2010 में। हाँ, तो क्या उसके बाद आपने दोबारा सोचा कि आप फिर से आर्म फोर्सेस ज्वाइन करेंगी? सो इसमें भी एक है कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि जो है कि जीतने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक मैं निकल चुकी थी। उन्होंने मुझे रिटन में आया कि यू रीइंस्टेटेड बैक इन सर्विस होता है कि आपको वापस लिया जाएगा विद ऑल द बेनिफिट्स जो आपके निकल गए हैं। मैं नहीं गई, अगर गई होती तो शायद मैं इस रूप में नहीं बैठी होती, पर मैं वापस नहीं गई, उसकी एक अलग स्टोरी है। बट द आइडिया वॉज नॉट कि मेरे को कोई अपने लिए वो जैसे कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर की ज़रूरत थी, वो नहीं थी। इट वॉज फाइट फॉर इक्वालिटी, इट वॉज अ फाइट फॉर राइट, विच आपको जीत हासिल हुई और आपको अंतर मन में जो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिला है, शायद मुझे लगता है वही सबसे बड़ी जीत थी कि आज आर्म फोर्सेस में जो लड़कियां फुली कमीशन जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अनुपमा को याद जरूर करती होंगी। मुश्किल लगता है कई बार मुझे, बड़ी स्ट्रेंजली होता है कि कई लोग आके मुझे बताते हैं तो मैं बोले रियली कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि शायद सब लोगों को ना पता हो, और मैं ये भी नहीं मानती कि हर आदमी को पता होना चाहिए। नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये जब महिलाएं जा रही हैं फोर्सेस में तो उन्हें पता होना चाहिए इस बात का कि आज उनको पूरा फुली कमीशन है वो एज अ मैन, तो ये बात तो उन्हें ज़रूर जानकारी रखनी ही चाहिए। जो मेरे आजू बाजू के थे उन सबको तो पता है, वो मुझे क्रेडिट भी देते हैं। अभी रिसेंटली मैं कहीं गई थी किसी और अपने अभी किसी पर्सनल मतलब अपने ऑफिशियल काम से कहीं गई थी, तो मुझे पुराने कोई लोग मिले
एंड मुझे लगता है कि वो उसने जो बोला मेरे लिए वही सबसे बड़ी जीत थी कि उसने, मेरे बॉस भी साथ में थे, अभी 1 महीने पहले की बात है, उन्होंने बोला कि आपको नहीं पता कि जो आज हम हैं हमारी हम वजह से हैं। सो कहीं तो आपको लगता है कि आपने वो सुकून जो है आपकी जीत एब्सोल्युटली, हाँ वो अनमैचेबल है। कि महिलाओं की स्थिति के बारे में आप क्या सोचती हैं कि क्या कुछ महिलाओं के लिए बेहतर हो सकता है? जैसे मैं आपको बता रही थी कि एजुकेशन के बारे में, और दूसरा अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी पैडमैन जी, मैं देख रही थी, और उसमें अगर आप देखिए कि उसमें स्टैटिस्टिक्स ही जो आपको बताते हैं, लोगों को लगता है कि शहरों में ये लगता है लोगों को कि इतनी क्या बड़ी बात हो गई कि मतलब आजकल पैडमैन जैसी पिक्चर बनी है, पैड सब जगह अवेलेबल हैं सबको, पर आपको पिक्चर देख के ही आप समझ जाएंगे कि उसमें ही स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि उन 12% ही औरतें जो हैं जो पैड यूज़ करती हैं, अभी भी गाँव में महिलाएं नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी बदलाव आ गया है? इसी एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो अभी तो बदलाव वो 78% वुमेन के लिए, कम से कम ये छोटा बदलाव तो आना ही है, आना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको पता चलता है कि बदलाव नहीं आया है। खुद मैंने जाके भी देखा है, एंड ये जो फिल्म्स बनती हैं, न्यूज़पेपर्स हैं आपके, इनसे भी हम माध्यम से हमें सब पता चलता है कि अभी हम लोग बहुत शहरों में महिलाओं में बदलाव आ गया है। शहरों में जो सोच है वो भी बदली है, लेकिन पहाड़ों में आज भी यदि आप दूर गाँव में जाती हैं तो वहाँ भी आज महिला यदि आप चले जाओ तो बाहर आने से थोड़ा कतराती हैं, वो अंदर चली जाती है। जैसे किसी कैमरा और माइक देखती हैं तो वो अंदर चली जाती हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? कैमरा तो दूर, जब मैं अपने पिछले काम के उस सिलसिले में जाती थी, फाइनेंशियल लिटरेसी हम जब कर रहे थे, हम औरतों को ये सिखाते थे कि किस तरह से आपको पैसे बचाने चाहिए, आपको बैंक में खाता खोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम उनको सिंपल रूप से ये समझाते थे कि अगर आप चीनी 10 रुपये की आज खरीद रहे हैं तो 3 महीने बाद वो चीनी 12 रुपये की खरीदोगे, तो वो जो 10 रुपये हैं औरतें क्या करती हैं, डब्बे में रख देती हैं, अपने तकिए के नीचे रख देती हैं, तो वो 10 रुपये आपके सिर्फ 10 ही रुपये रह जाते हैं। पर अगर आप उसको बैंक में डाल दोगे तो वो 3 महीने बाद वो 10 रुपये के 12 रुपये बन जाएंगे, तो आप उतनी ही चीनी खरीद सकते हो। आपका वो एक फाइनेंशियल टर्म में है कि डेप्रिशिएट नहीं कर रहा है आपका पैसा। पर ये औरतों को इस रूप में हम समझाते थे, जब जाके उनको समझ आता था कि हाँ, की बदलाव की मतलब अभी ज़रूरत है। बहुत उनको ये इतना छोटी छोटी चीज़ें समझानी पड़ रही थी कि किस तरह से आप अगर अपना थोड़ा थोड़ा पैसा भी बचाएंगी, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उससे आप कैसे अपने परिवार को, बिल्कुल सही। चलिए, तो महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, और क्या कुछ बदलाव आप अभी चाहती हैं कि जो समाज में नारी है उसके लिए किस तरह का बदलाव आप देखना चाहती हैं? बहुत हैवी है ये चीज़, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक एजुकेशन से आगे कुछ नहीं है। अभी भी हमको लगता है, और लोग बहुत सोचते हैं बहुत बदलाव आया है। मैंने ही 30 साल में 25 साल फौज छोड़े हुए भी हो गया, उसमें भी बहुत, आपको भी पता है, हम सब ने ज़िंदगी में भी कितना बदलाव देखा है कि किस तरह से आजकल विमेन हर फील्ड में हैं। आप यहाँ हैं, एंकरिंग कर रहे हैं। एक ज़माना था शायद औरतें स्टूडियोज़ में नहीं आती थी, बहुत रेयर होता था ऐसी चीज़ें। तो बदलाव तो बहुत आए हैं, वो भी मानना है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करते हैं, क्या वाकई में महिलाएं पूरी तरह से स्वच्छंद हैं और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं? शायद मैं नहीं मानती, क्योंकि मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी फौज छोड़ने के बाद, जो मैं कह रही थी कि मैंने काम किया, तो एक कंपनी थी सहस्त्रधारा क्षेत्र ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विस है, जो हम लोग ग्रामीण बैंक चलाते हैं गढ़वाल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में। उसका मिशन ही था कि महिलाओं को, महिलाएं पर किसी तरह से जो फाइनेंशियल सर्विस है उसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, हम वहाँ तक पहुँचा सकें। और मैं खुद कम से कम गढ़वाल के सारे डिस्ट्रिक्ट में जाके, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने 25 से 30 गांव में पैदल जाके बात की महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं जो हैं उत्तराखंड में स्पेशली, जैसे कहा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिल्कुल भागीदार नहीं है। उनका काम बस है कि अपने घर चलाओ, भैंस पालो, भैंस को घास खिलाओ, दूध निकालो, बस वहीं तक सीमित है, वहीं तक उनका काम सीमित है। वो बिल्कुल किसी भी, अगर आप दुकान भी चला रहे हैं तो शायद अगर पति की तबीयत ख़राब है तो वो 2 दिन दुकान बैठ के चला लें, वो भी करने को नहीं तैयार हैं। तो अभी
सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त जो है मुझे लगता है कि गांव में एजुकेशन की है। नाम के तौर पे बहुत स्कूल हैं वहाँ पे, लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, बच्चे लड़कियां स्कूल में जाती हैं 6वीं 7वीं के बाद कोई जाता नहीं है वहाँ पे। और एजुकेशन भी ये नहीं है कि एजुकेशन आप गए और काका रटा, थोड़े पहाड़े याद किए और आप आ गए। एजुकेशन का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत वो है कि आप किस तरह से हैं, आप अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में, अपनी स्वच्छता के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, कितनी आपकी ग्रोथ हुई है उस चीज़ में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उस तरीके की शिक्षा तो मुझे नहीं लगता कि अभी गाँव में दी जा रही है। हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो उसके लिए क्या आप कुछ अलग से करना चाहेंगी? खैर ऐसा एक ड्रीम है कि पहाड़ में जाके, और उस जगह भी मैंने सोच ली है कि एक हरसिल मुकबा के पास कहीं जाके एक मन है कि एक ऐसा स्कूल खोलूं मैं जहाँ पे गांव की लड़कियों को हम जो पढ़ाई के अलावा और चीज़ें भी, मतलब पढ़ाई का तो एक होता है ना कि पढ़ाई हम क्या बोलते हैं, पढ़ाई है पहाड़ा सीखा, अंग्रेजी के 4 शब्द सीख लिए, हिंदी का हाँ वो ही है कि 4 किताब सीख ली, उसमें हम हो गए। तो एजुकेशन सिर्फ वो ही नहीं है, एजुकेशन में अब बहुत कुछ है, तो उस तरह की शायद एजुकेशन आप चाहेंगे? बिल्कुल ये मैं करना चाहूँगी। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर अनूप ने कही है कि वो कुछ अलग महिलाओं के लिए करना चाहेंगे, कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं उनके विकास के लिए, उनको जागरूक करने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देने की वो इच्छा रखती हैं। और मुझे लगता है कि वो इतनी क्षमता रखती हैं कि वो इस काम को भी बड़ी शिद्दत के साथ पूरा करेंगी। तो कार्यक्रम में अनुपमा, आज आप हमारे साथ आई और आपने तमाम अपनी बातें शेयर करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज की बातों बातों कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन 1 के साथ। मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।